इंट्रोडक्शन ऑफ एएफबी क्या कहलाएगा, मतलब कि एएफबी एक्चुअल क्या कहलाता है। तो एएफबी का पहले फुल फॉर्म से ही बात कर लें हम लोग चालू। तो एएफबी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, मतलब कि ऐसे बेसिलाई या फिर ऐसे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पता लगा रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारे एसिड के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो एसिड फास्ट बेसिलाई ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिड से अपना कलर रिटर्न नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि जब हम लोग नॉर्मल, जब अभी कल की क्लास में हम लोग ग्राम स्टैनिंग वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे डीकलराइजर हम लोग डालते हैं एसिड या फिर एल्कोहल जो डीकलराइजर में यूज होता है, तो जैसे डीकलराइजर डालेंगे तो जो एल्कोहल जो रहता है वो स्टेन को रिमूव कर देता है बैक्टीरिया से। लेकिन जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली रिमूव नहीं होते हैं, मतलब उनके अंदर का जो कलर है वो बाहर नहीं निकलता है हमारा, इसलिए एसिड के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए हम लोग उसको एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। ठीक है, मेनली हमारे जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीनस है इसका, मतलब कि जो मेन जो जीन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो दोनों के बारे में अभी हम आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ के चलें कि जो एएफबी जो है वो एसिड के प्रति रेजिस्टेंस होने के कारण, मतलब एसिड जो है उसको डीकलराइज नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग उसको एसिड फास्ट बेसिलाई यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है मेन बात यहाँ पे है कि जब भी हम लोग इस बैक्टीरिया को एसिड डालेंगे तो इसका कलर जो है, जैसे रेड कलर सबसे पहले इसमें अप्लाई किया जाता है और फिर एसिड डाला जाता है, तो रेड कलर इसमें रहा आता है। मतलब हम लोग एसिड डालने के बाद नॉर्मली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी टाइप के हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, सब बैक्टीरिया से कलर जो है निकल जाता है जब एसिड एल्कोहल उसमें डाला जाता है। तो सिवाय हमारे एएफबी बैक्टीरिया की, इस बैक्टीरिया से हमारा जो है कलर नहीं निकलता है, कलर को रिटेन करके रखता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई है जो कि कलर को रिटेन करके रख रहा है। तो ये जो एएफबी स्टैनिंग है वो हमारी ट्यूबरकुलोसिस के डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग समझ लिया एसिड फास्ट बेसिलाई क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्राइमरी स्टेन जब हम लोग एसिड फास्ट स्टैनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कार्बन फ्यूजन स्टेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेन के तौर पर कार्बन फ्यूजन एक रेड कलर का स्टेन होता है। ठीक है, और जब हम लोग ने जैसे रेड कलर से स्टेन किया तो इसकी जो सेल वॉल होती है, मेन जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है जो कि यहाँ पे कलर को रिटेन करता है। कलर रिटेन मतलब कि जो हम लोगों ने प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूस्टिन डाला जो हुआ है हम लोगों ने, उसको कलर को क्या करता है, ये अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेता है और वो हमको यहाँ पे रेड कलर का दिखाई देने लगता है। देन फिर उसको क्यों रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइकोलिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जा रहा है जो कि इसको रेड कलर कर देता है हमारी सेल वॉल को। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने एसिड डाला तो एसिड के कारण जो है बैक्टीरिया जो है घुलता नहीं है उसका कलर हमारा। बस इतनी ही है, ज़्यादा इसमें डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि जो हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है जिसके कारण इसमें जो है कलर जो है वो हमारा रेड कलर का, जिसके कारण हमको ये दिखाई देता है। डेफिनेशन में इतना ही है हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग को हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं कि एएफबी जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 1842 इसको यार फ्यूटसिन इसको बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कार्बोल फ्यूटसिन जो हमारा होता है वो रेड कलर की डाई होती है, डाई मतलब रेड कलर का कलर होता है हमारा इस डाई का। ठीक है, अब जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने एक स्लाइड बनाई, स्लाइड बनाने के बाद जब हम लोग यहाँ पे स्टैंड डालते हैं, कार्बन जो फ्यूटसिन जब हम लोग यहाँ पे डालते हैं उसको, तो उसको हीट करना पड़ता है। और जब हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके अंदर जो है स्टेन चला जाता है। अब हीट करने के साथ साथ इसमें हम लोग जो कार्बन फ्यूटसिन जो हमारा होता है इसके साथ फिनॉल भी मिक्स रहता है। जब हम लोग इसका कंपोजिशन देखेंगे तो हमको पता चलेगा इसके साथ फिनॉल भी मिक्स होता है। वो फिनॉल क्या करता है, इसको जो है अंदर तक, मतलब कि स्टेन को जो है सेल वॉल के अंदर तक क्या करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हीट किया स्टेन को, हीट करने के बाद हमारी जो सेल वॉल तक स्टेन जो है चला गया। अब स्टेन क्या करेगी, सेल वॉल को उसने रेड कलर से स्टेन कर दिया। फिर हम लोग जैसे ही एसिड एल्कोहल से वॉश करेंगे स्लाइड को, तो एसिड एल्कोहल से वॉश करने के बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेन है, फिर जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे ट्यूबरकुलोसिस नहीं है उन बैक्टीरिया से स्टेन जो है निकल जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग जब काउंटर स्टेन करेंगे इस पर, काउंटर स्टेन मतलब हम मिथाइल ब्लू यूज़ करते हैं, तो जो सेकेंडरी बैक्टीरिया है जिनके अंदर से स्टेन निकल चुका है वो हमको ब्लू कलर के दिखाई देंगे, और जो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं वो हमको रेड कलर के ही दिखाई देंगे, उनमें जो है कलर रहा आएगा हमारा। तो यहाँ देखो जो बाकी जो ब्लू कलर के जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया है, मतलब कि वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे रेड कलर के हमको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब रेड कलर क्यों उसमें होता, क्यों रह जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक मोटी माइकोलिक एसिड की लेयर पाई जाती है इनकी सेल वॉल में। ठीक है, जिसके कारण जो है रेड कलर इनकी आसानी से अंदर से निकल नहीं पाता है। तो एसिड फास्ट बेसिलाई रेड कलर के दिखाई देंगे, नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं हमारे वो हमको यहाँ पे कलरलेस, पहले तो कलरलेस हो जाएंगे और देन उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेन जब हम लोग डालेंगे मिथाइल ब्लू तो फिर ब्लू कलर के दिखाई देंगे। इस पूरी प्रोसीजर को हम लोग अभी डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखें कि जेडन स्टेन में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं।
तो हम लोग मेन जो हमारे 2 स्टेन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे कार्बोफ्यूसिन यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ जो प्राइमरी स्टेन हमारा होता है, दूसरा हमारा मेथाइल ब्लू यूज़ करते हैं जो कि हमारा काउंटर स्टेन होता है, मतलब सेकेंडरी स्टेन हमारा होता है। अब जो कार्बोफ्यूसिन जो हमारा है उसकी कंपोजिशन अलग अलग होता है, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के उसको बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बेसिक फ्यूस्टिन जो हमारा होता है, बेसिक फ्यूस्टिन जो हमारा है वो 1% हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिनॉल जो हमारा होता है वो 5% यूज़ करते हैं, और एल्कोहल यूज़ करते हैं। एल्कोहल में हम लोग यहाँ पे एथनॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फिर मेथनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों टाइप की हम लोग एल्कोहल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एथनॉल या मेथनॉल कोई भी एल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। और डिस्टिल वाटर हम लोग जितनी भी क्वांटिटी हमको चाहिए रहती है, जितना भी हमको स्टैंड बनाना है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एल्कोहल हम लोग जो डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। यहाँ पे QS का मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब कि अगर हमको 100 ml बनाना है स्टैंड, या फिर 1000 ml स्टैंड बनाना है, जितना भी स्टैंड बनाना है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ें ले लेंगे उतना हम लोग, और हम लोग डिस्टिल वाटर ले लेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा जो है कार्बन फ्यूजन जो हमारा है वो कार्बन फ्यूजन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसका रोल क्या होता है, कार्बोल का जो रोल हमारा होता है, मेनली प्राइमरी स्टेन हमारा होता है कार्बोल, जो कि रेड कलर देता है हमको। और रेड कलर किसको देता है, हमारे बैक्सीलस को रेड कलर का देता है, ठीक है। इसके साथ फिनॉल मिक्स होता है। फिनॉल क्या करता है, एसिड को जो है सेल वॉल में पेनिट्रेट कराने में हेल्प करता है, पेनिट्रेशन में हेल्प करता है फिनॉल हमारा। जब हम लोग हीट करते हैं इसको स्टेन को डालने के बाद स्लाइड के ऊपर, तो जो है AFB के वेसिलाई क्या होता है, सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करके रेड स्टेन जो हमारा है AFB के वेसिलाई को रेड कलर कर देता है। वही जो मिथाइल ब्लू जो हमारा होता है वो सेकेंडरी स्टेन होता है। इसके कंपोजिशन में मैथिलीन ब्लू हम लोग 0.3% यूज़ करते हैं, और डिस्टिल वाटर जितना स्टेन बनाना हो उतना डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। मेन जो हमारा रोल है जो मिथाइल ब्लू का है वो बैकग्राउंड को ब्लू कलर करना है, ठीक है। और जो नॉन एसिड फास्ट बैसिलस है उनको जो है ब्लू कलर कर देना है। साथ में जो हमारे WBC जो होते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन है अगर से लंग्स में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में WBC देखने के लिए मिलेंगे। WBC के साथ साथ हम लोग को एपिथेलियल सेल्स भी देखने के लिए मिलेंगी, वहाँ पे म्यूकस भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी एसिड फास्ट बैसिलस के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो WBC हो, एपिथेलियल सेल हो, नॉन एसिड फास्ट बैसिलस हो, और यहाँ पर म्यूकस वगैरह हो, इन सबको जो है मिथाइल ब्लू क्या करता है, ब्लू कलर कर देता है हमको। और जब वो सारी चीज़ें ब्लू कलर की हो जाएंगी तो हमको वहाँ पे जो है बैसिलाई जो है अलग से हमको रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पे हेल्प करता है। वहीं हमारा जो है एक डीकलराइजर रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे स्टेनिंग में। जो डीकलराइजर रिएजेंट होता है उसको एसिड एल्कोहल हम लोग यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो कई लोग लैब में 20% सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का जो मेन जो हमारा है वो एसिड एल्कोहल ही है, क्योंकि यही जो है स्टैंडर्ड है हमारे एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए, फिर ZN स्टेनिंग के लिए हमारा। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, डीकलराइजर जो एसिड एल्कोहल है, इसका कंपोजिशन में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3% हम लोग लेते हैं, और एथेनॉल जो 95% वाला होता है उसको 97% हम लोग लेते हैं। तो इन दोनों को मिला करके 100% हमारा हो गया, और इसको इन दोनों को मिला करके हम लोग एसिड एल्कोहल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एक एसिड है जो कि HCl है, और दूसरा जो है एल्कोहल है जो कि हमारा एथेनॉल है। इसकी जगह हम लोग मेथनॉल भी ले सकते हैं। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग एसिड एल्कोहल बनाते हैं, और एसिड एल्कोहल का यूज़ हम लोग करते हैं स्टेनिंग करने में। स्टेनिंग कैसे करते हैं उसकी प्रोसीजर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो डीकलराइजर होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका रोल क्या होता है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से स्टेन को निकालने का काम करता है। जैसे जब हम लोग कार्बन फ्यूजन जब डालते हैं, हम लोग यहाँ पे कार्बन फ्यूजन जब हम लोग डालते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो चाहे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो, सारे बैक्टीरिया रेड कलर के हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग डीकलराइजर डालते हैं तो जो बाकी सारे बैक्टीरिया हैं, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस के अलावा जो बाकी सारे बैक्टीरिया हैं वो सब हमारे डीकलराइज हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर का कलर जो है पूरा निकल जाता है। और जो पूरा कलर निकालने का जो काम करता है वो डीकलराइजर करता है। और डीकलराइजर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिड एल्कोहल यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो रूल क्या है, नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई से स्टेन को रिमूव करने का काम करता है हमारा, ठीक है। और एसिड फास्ट बेसिलाई में जो क्या है, अगर हम लोग जब एसिड अल्कोहल डाल भी देते हैं तब भी जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो हमारे रेड कलर के ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोल हो गया इसका। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस स्टेनिंग को करेंगे, मतलब ZN स्टेनिंग की प्रोसीजर क्या होगी हमारी। तो ZN स्टेनिंग जो हमारी होती है, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के, फिर उसके बाद इसकी प्रोसीजर समझाते हैं। ठीक है, अब सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो प्रोसीजर हम लोग समझ लेते हैं। प्रोसीजर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर हम लोग ऐसे ओवल शेप का स्मीयर बनाएंगे, मतलब स्पूटम उस व्यक्ति से कलेक्ट करवा करके स्पूटम से हम लोग यहाँ से ओवल शेप का स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। अब स्मीयर बनाने के बाद हम लोग इस स्लाइड को हम लोग एयर ड्राई कर सकते हैं, या फिर 5 से 10 मिनट के अंदर, या फिर हम लोग हीट के द्वारा इसको जो है फिक्स कर सकते हैं इस स्लाइड को। तो हम लोगों ने एक स्मीयर बनाया, स्मीयर को फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे देखो 2 प्रोसीजर लिखी हुई है, यहाँ पे जो प्रोसीजर बनी हुई है रैपिड स्टेनिंग टेक्निक की प्रोसीजर है, ठीक है।
रैपिड स्टेनिंग किट आती है अलग से एएफबी की, और जो हमने यहाँ पे जो प्रोसीजर निकाल रखी हुई है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि अधिकतर लैब में यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, 5 से 10 मिनट लगेगा एयर ड्राई होने में उसको, और थोड़ा जल्दी उसको करना है तो हीट फिक्स उसको कर सकते हैं। देन हम लोग प्राइमरी स्टैंड डालेंगे। प्राइमरी स्टैंड में हम लोग यहाँ पे कार्बोल फिस्टिन यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि इसको डालने के बाद इसको हीट करेंगे, ठीक है, नीचे से बनने से इसको हीट करेंगे। तो यहाँ प्रोसीजर की डायग्राम बने हुए हैं। जब कार्बन फिस्टिन हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो उसको नीचे से हीट करेंगे, हीट करेंगे तब तक हीट करेंगे जब तक उससे हम लोग की स्टीम ना निकलने लगे, मतलब उसको उबालना नहीं है, बस उससे हल्की सी स्टीम निकलेगी। जैसे ही हमको स्टीम दिखेगी तो हम लोग उसको बंद कर देंगे उसको हीट करना, और उसको हम लोग 3 से 5 मिनट के लिए रखेंगे। 3 से 5 मिनट रखने के बाद हम लोग उसमें डीकलराइजर डालेंगे उसको वॉश करके। डीकलराइजर क्या करेगा, जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के अलावा हैं, उनसे सबसे स्टेन को निकाल देगा। तो देखो यहाँ पे बैक्टीरिया के डायग्राम बने हुए हैं। जैसे सारे बैक्टीरिया जब प्राइमरी जब हम लोग स्टेन डालते हैं, प्राइमरी स्टेन डालने के बाद सारे बैक्टीरिया जो है हमको रेड कलर से स्टेन हो जाते हैं, हीट करते हैं उनको। और जब हम लोग डीकलराइजर डालते हैं, ठीक है, तो डीकलराइजर डालने के बाद जो यहाँ पे हमको कोकाई जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो कलरलेस हो चुके हैं हमारे, है ना, उनके अंदर से कलर निकल चुका है, क्योंकि डीकलराइजर ने क्या किया, कलर को निकाल दिया। तो 1 से 2 मिनट के लिए डीकलराइजर हम लोग डाल के रखते हैं। डीकलराइजर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एसिड अल्कोहल यूज़ करते हैं, 20% सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तीसरा फिर हम लोग काउंटर स्टेन डालते हैं। तो काउंटर स्टेन क्या करता है, ब्लू कलर का होता है, मिथाइल ब्लू यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग। 1 से 2 मिनट उसको रखेंगे। 1 से 2 मिनट रखने के बाद जो दूसरे बैक्टीरिया रहेंगे जो कि कलरलेस हो गए थे पहले, वो अब हमारे यहाँ पे ब्लू कलर से स्टेन हो जाएंगे। तो जब माइक्रोस्कोप पे जब हम लोग देखेंगे तो जो हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया है वो हमको रेड दिखाई देंगे, और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उसके अलावा वो हमको ब्लू कलर के दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि जो सारे बैक्टीरिया हैं दूसरे वाले, वो हमारे मिथाइल ब्लू से स्टेन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डीकलराइज करके उनके पहले कलर निकाल दिया था। और बाकी जो एसिड फास्ट के बेसलाई रहेंगे वो हमको रेड कलर के यहाँ पे दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग यहाँ पे 100x का यूज़ करते हैं। 100x में हम लोग ऑयल लगा करके, ऑयल इमर्सन लगा करके हम लोग यहाँ पे उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। और माइक्रोस्कोप पे जब हम लोग उसको देखेंगे तो फिर हमको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जेडन स्टेनिंग की जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हमको पहचानना आना चाहिए, जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको पता रहना चाहिए कि कैसी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहली बात कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं वो हमको रेड कलर के दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे हमारे जो है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होंगे वो ब्लू कलर के हमको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो कोकाई दिख रहे हैं, कुछ कुछ रॉड शेप के दिख रहे हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं ये हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ये हो सकते हैं हमारे नॉर्मल फ्लोरा हो, ठीक है, फिर अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो तो वो बैक्टीरिया यहाँ पे दिख रहे हो, लेकिन वो हमारे ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया नहीं हैं। तो वो हमको नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमको यहाँ ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। तीसरी हमको यहाँ पर WBC दिखाई देती है कि WBC जो है वो हमको ब्लू कलर की दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर हमको न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। यहाँ देखो JWBC हमको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 3 से 5 लोब में डिवाइड है, मतलब न्यूट्रोफिल हो सकती है। तो ऐसे हमको WBC दिखाई देती हैं जो कि ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। चौथी हमको एपिथेलियल सेल दिखाई देती है। तो ये पूरी जो बड़ी सेल दिख रही है ये एपिथेलियल सेल है, इसके बीच में जो है न्यूक्लियस है। तो ऐसी एपिथेलियल सेल दिखाई देती है हमको माइक्रोस्कोप में। और पांचवा हमको कुछ म्यूकस दिखाई देता है, म्यूकस मटेरियल दिखाई देता है, और डेब्रिस दिखाई देती है, मतलब कोई कचरा वचड़ा वगैरह जो भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो ऐसे हमको कुछ म्यूकस वगैरह दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे हमको ब्लू कलर के ही दिखाई देंगे वो सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। अगर AFB दिख रहा है हमको तो उसको पॉजिटिव है, TB है उसको मतलब। और अगर उसको नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो हो सकता है उसकी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा हो, वो नॉर्मली जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिर हो सकता है उसको अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो दिख रहे हो हमको वहाँ पर। WBC दिख रही है, नॉर्मली WBC दिखती है, 3 से 5 WBC पर फील्ड में दिखाई देती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो लंग्स में, जिसके कारण बहुत सारी WBC उसकी आ रही है। एपिथेलियल सेल नॉर्मली जो है हमको एपिथेलियल सेल दिखाई देती है, अगर से हमको प्रॉपर तरीके से सैंपल उसका लेंगे तो एपिथेलियल सेल दिखाई देगी, लेकिन अगर प्रॉपर सैंपल नहीं लिया गया होगा अगर से तो फिर एपिथेलियल सेल हमको नहीं दिखाई देगी उसकी उसमें, ठीक है। तो सैंपल की क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, वो हमको एपिथेलियल सेल से पता चलता है। एपिथेलियल सेल दिख रही है मतलब सैंपल की क्वालिटी ठीक है, ठीक है। एपिथेलियल सेल नहीं दिख रही है तो सैंपल सही तरीके से नहीं लिया गया है, ठीक है। वही म्यूकस और जो डेवरिस वगैरह मतलब कचरा वगैरह जो होता है वो भी हमको दिखाता है कि एक्चुअली जो स्पूटम है वो कैसा है, मतलब कि उसको सलाइवा है कि प्रॉपर म्यूकॉइड है, मतलब कि अगर प्रॉपर कोई स्पूटम निकालेगा बॉडी के अंदर लंग्स से प्रॉपर तो उसकी में म्यूकस हमको दिखाई देगा। अगर म्यूकस हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मतलब उसने सही तरीके से सैंपल कलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो सैंपल की क्वालिटी चेक करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे स्मीयर को देखते हैं, साथ में इन्फेक्शन भी चेक कर सकते हैं, कुछ अदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, या फिर मेन हम लोग को एसिड फास्ट बेसिलाई देखना है, लेकिन उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एक बार बता सकता है कोई भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ सकता है माइक्रोस्कोपी वगैरह में, है ना, या फिर जो भी
रिलेटेड क्वेश्चन हो इससे तो वही पूछ सकता है, ठीक है। सही चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों ने एसिड फास्ट स्टैनिंग, जेडएन स्टैनिंग कर ली, उससे एक एडवांस स्टैनिंग होती है जिसको हम लोग फ्लोरोसेंट स्टैनिंग भी बोलते हैं। फ्लोरोसेंट स्टैनिंग में हम लोग यहाँ पे ओरामीन और रोडामीन दो डाई का यूज करके, मिक्सर जो दो डाई होती है, इन डाइस का यूज करके हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जो है बैक्टीरिया को देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी टेक्निक है, मतलब अगर देखा जाए तो जेडएन स्टैन थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है और थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कम समय में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फील्ड को देख सकते हैं तरीके से। और हमको जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमको ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ करते हैं। तो फ्लोरोसेंट डाई क्या करती है, जैसे ही उसमें लाइट पड़ती है तो चमकते हैं बैक्टीरिया वहाँ पे हमारे, ठीक है। तो स्पेशली जो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए डाई बनाई गई है, ठीक है। ओरामीन और रोडामीन डाई दोनों का मिक्सर जो है बनाया गया है। इसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इसको देखने के लिए। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हम इसको नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे रोडामीन और ओरामीन दो डाई का यूज़ करके मिक्स करके हम लोग यहाँ पे उसको डालते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसमें काउंटर स्टैंड डालते हैं, उसको फिर हम लोग एयर ड्राई करके माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। और जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमको बैक्टीरिया ऐसे दिखाई देते हैं, हमको दिख रहे हैं, हमको येलोइश ग्रीन कलर के ऐसे ग्लो करते हुए बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। अगर बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं मतलब कि उसको मतलब ट्यूबरक्लोसिस है उस व्यक्ति को, ठीक है। जेडएन स्टैन से ज़्यादा सेंसिटिव है और कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया जल्दी से स्कैन कर सकते हैं इससे, ठीक है। बस इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की हमको जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है, बिना उसके हम उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इस पर हमको जो पूरा जो बैकग्राउंड है वो हमको यहाँ पे डार्क कलर का दिखाई देता है, मतलब कि हमको काले कलर का दिखाई देता है, सिर्फ हमको बैक्टीरिया चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये फ्लोरोसेंट स्टैन के बारे में पता होना चाहिए अगर हम लोग एफबी की बात कर रहे हैं तो। अब जब हमको बैक्टीरिया दिखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हम किसी व्यक्ति को कैसे बोलेंगे कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप में कम से कम 100 फील्ड देखते हैं। मतलब जब माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं, जैसे फोकस होती है तो पहली फील्ड दिखती है, फिर थोड़ा सा हम लोग उसको स्लाइड करके दूसरी फील्ड देखते हैं, तो लगभग हम लोग 100 फील्ड देखते हैं। 100 फील्ड देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो ये सैंपल दिया गया है इसमें जो है ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया जो है नहीं है, ठीक है। तो 100 फील्ड देखने के बाद हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। लेकिन अगर से 100 फील्ड में हमको 1 से लेकर के 9 बेसिलाई तक दिखाई दे रहे हैं, 100 फील्ड हमने देखी, हमको 5 बैक्टीरिया दिखे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि स्कैंटी, मतलब ये हमारी जो है ग्रेडिंग करते हैं हम लोग रिपोर्टिंग में। ग्रेडिंग का फायदा ये होता है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्फेक्शन है उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है, मतलब कि सब माइक्रोस्कोप में देख करके ही हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सीवियर है इन्फेक्शन। तो ग्रेडिंग सिस्टम एक होता है जो कि माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं हम लोग, उस ग्रेडिंग सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 फील्ड देखने के बाद अगर बैक्टीरिया एक भी हमको नहीं दिखाई दिए हैं तो नेगेटिव कहलाएगा। 100 फील्ड देखने के बाद हमको मान लो 4 बैक्टीरिया दिखाई दिए, 2 बैक्टीरिया दिखाई दिए, ठीक है, लेकिन 1 से ज़्यादा बैक्टीरिया दिखाई देनी चाहिए, तब हम जाकर के बोलेंगे कि उसको जो है ट्यूबरक्लोसिस है। तो मतलब मान लेते हैं किसी व्यक्ति के 6 बैक्टीरिया दिखाई दिए 100 फील्ड देखने के बाद, तो उसको बोलेंगे स्कैंटी, उसको हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। वही 100 फील्ड देखने के बाद क्या करें, हमको 10 से लेकर के 99 के बीच बैक्टीरिया दिखाई दिए, मतलब हम लोगों ने 100 फील्ड देखी, उस पर हमको 40 बैक्टीरिया दिखाई दिए, तो उसको बोलेंगे उसकी जो उसको जो ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है ग्रेडिंग जो है उसको 1+ है। वहीं हम लोग को 1 से 10 बैक्टीरिया हर फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक फील्ड हमने फोकस करी, वहाँ हमको 5 बैक्टीरिया दिखाई दिए, दूसरी फील्ड फोकस करी, वहाँ हमको 6 बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, तीसरी फील्ड फोकस करी, वहाँ 4 बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर हर एक फील्ड में बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं हमको 10 से कम और 1 से ज़्यादा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसको 2+ है इन्फेक्शन। वहीं अगर हर फील्ड में 10 से ज़्यादा बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको 3+ ग्रेडिंग देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सीवियरिटी बता सकते हैं किसी व्यक्ति को माइक्रोस्कोपी करके कि कितनी सीवियर उसको इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कई बार। अब बात करते हैं कल्चर के बारे में। तो नॉर्मली जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है सबके लिए हम लोग कल्चर टेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो एएफबी है, एसिड फास्ट बैसिलस है, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कल्चर टेस्ट करते हैं। तो कल्चर टेस्ट जो इसके लिए है, यहाँ पे हम लोग लोवेनस्टाइन जेंसन मीडिया का यूज़ हम लोग करते हैं। तो लोवेनस्टाइन जेंसन जो मीडिया है, इस मीडिया में हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया को पोर करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉर्मल जितने भी टाइप के हम लोग कल्चरिंग जब करते हैं तो सब कल्चर में हम लोग को 1 से 2 दिन के अंदर हमको ग्रोथ दिखाई देने लगती है। लेकिन जो एलजी मीडिया होता है, इस मीडिया में हमको जो ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ है वो बहुत लॉन्ग टाइम में, नॉर्मल मीडिया में तो ट्यूबरक्लोसिस ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो एलजी मीडिया है वो स्पेसिफिकली हमारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही बनाया गया है कि इसको माइक्रोस्कोप में हम लोग कैसे ग्रो करा सकते हैं। तो 2 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है, मतलब 2 से 6 हफ्ते मतलब कि हमारा 2 हफ्ते मतलब 14 दिन, तो हम कम से कम 14 दिन का टाइम लगेगा हमको इसको ग्रो कराने में लैब में। ग्रो कराने का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली हम एक तो ये बता सकते हैं कि हाँ इसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है,
कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया का यूज़ कर सकते हैं कि कन्फर्म इसको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, इस पे ग्रोथ आ रही है, मतलब उसको ट्यूबरक्लोसिस है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार व्यक्ति जो है कभी दवाई खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी छोड़ देता है बीच में दवाई, तो उसकी बॉडी में जो है सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाइयाँ होती हैं उनके प्रति सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, तो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है वो व्यक्ति। तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मीडिया का। तो मीडिया में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया जो ग्रो करेंगे इस मीडिया में, तो हम लोग जो ड्रग्स जो यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया को मारने के लिए, उन ड्रग्स को यहाँ पे इस मीडिया में लगा करके हम पता कर सकते हैं कि वो जो दवाई है, जो एंटीबायोटिक है, वो उन बैक्टीरिया को किल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, जो बैक्टीरिया इस व्यक्ति के अंदर थे जिसको हम लोगों ने कल्चर किया हुआ है। तो अगर वो रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना जो ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे 3 से 4 टाइप की दवाइयाँ होती हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई को मिला करके ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अगर आधा ट्रीटमेंट करता है, मतलब 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन व्यक्ति ने 6 महीने का पूरा कोर्स नहीं किया अपना, उसने 1-2 महीने दवाई खा करके उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब वो दवाइयाँ जो है अब उस व्यक्ति पे असर नहीं करेंगी। इस टाइप के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं MDR पेशेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट। तो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट होते हैं उनको पहचानने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कल्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ड्रग्स की सेंसिटिविटी भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रो करा करके, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि उसको कन्फर्म ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, दूसरा हम लोग यहाँ पे ड्रग की सेंसिटिविटी भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 एडवांटेज है हमारी। लिमिटेशन क्या है इस टेस्ट की, कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, है ना, कि ग्रो कराने में ही 14 दिन लग जा रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके लिए प्रॉपर लैब का सेटअप होना चाहिए, मतलब प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी लैब का सेटअप होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें, तो माइक्रोस्कोप में हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, स्टेन चाहिए हमको, माइक्रोस्कोप चाहिए, और हमारा जो काम हो जाता है। हम लोग स्टेन किया, माइक्रोस्कोप पे देख लिया। लेकिन जो अगर कल्चर की हम लोग बात करें, तो प्रॉपर हमको इंक्यूबेटर चाहिए है, और प्रॉपर एक लैब सेटअप चाहिए हमको, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो प्रॉपर लैब की रिक्वायरमेंट होती है हमको अगर कल्चर हम लोग करना चाहें तो हम लोगों ने इससे क्या समझा, हम लोगों ने समझा है कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, इनका कल्चर एलजी मीडिया में किया जाता है, लोवेनस्टाइन जेंसन मीडिया पे, ठीक है। इसको ग्रो करने में 2 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है, स्लो ग्रोथ करता है, मतलब, है ना। जब ये ग्रो कर जाता है, तो इसकी कॉलोनी जो है, मतलब यहाँ पे जो कुछ दिन की होगी, ये कुछ हफ्ते की होगी, ये कुछ ज़्यादा हफ्ते हुए होंगे, तो इसकी जो कॉलोनी है थोड़ी सी रफ हमको दिखाई देती है। हम जूम करके दिखा देते हैं, इसी कॉलोनी हमको थोड़ी सी रफ दिखाई देती है, ठीक है। रफ के साथ साथ हमको बफ कलर की दिखाई देती है, थोड़ा सा ब्राउन और येलो टाइप की हमको थोड़ी सी कॉलोनी इसकी दिखाई देती है। तो ये कॉलोनी इसकी पहचान है कि ये ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो रफ, ड्राई एंड बफ कलर की कॉलोनी इसकी दिखाई देती है हमको माइक्रोस्कोप में देखने पर, एसिड फास्ट बेसिलाई है, ठीक है। तो हमने देख लिया कल्चर में कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। कुछ स्पेशल मेथड्स होती हैं ट्यूबरक्लोसिस को पहचानने के लिए, जिसमें हम लोग यहाँ पे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और CV नाट का यूज़ कर सकते हैं। अभी दोनों मेथड जो हैं थोड़ी सी महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इनको करने में। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है, तो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में CV नाट या फिर PCR की हम लोग जाँच करा सकते हैं, जो कि नॉर्मली प्राइवेट लैब में इसका टेस्ट कराने में लगभग 3 से 4 हज़ार का खर्चा आता है। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट में टेस्ट कराना चाहें, तो अभी जो नई स्कीम जो चालू हुई लगभग 1-2 साल पहले, लगभग 3 साल पहले से चालू हुई है स्कीम, तो इस स्कीम के थ्रू हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पे फ्री में PCR टेस्ट या फिर CV नाट टेस्ट हो सकता है व्यक्ति का, अगर वो कराना चाहे अपना, तो सस्पेक्टेड व्यक्ति। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि PCR जो है बहुत एक्यूरेट मेथड है, मतलब एक्यूरेट मतलब कि इसकी एक्यूरेसी, मतलब कई बार हम लोग माइक्रोस्कोप में शायद ना देख पाएँ प्रॉपर तरीके से, है ना, हमसे स्किप हो जाए बैक्टीरिया, ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ पे जो है PCR में वो है, उसको DNA हम लोग डिटेक्ट करते हैं उस बैक्टीरिया का, और जब DNA डिटेक्ट करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम का, तो DNA की बहुत सारी कॉपी बना करके हम लोग उसको देखते हैं, तो हमको बहुत आसानी से उसको पहचान सकते हैं। कम क्वांटिटी में भी उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो भी हम उसको जो है पहचान सकते हैं, मतलब PCR के थ्रू। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होती है हमारी मेथड, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग कम से कम लोड अगर व्यक्ति का है अंदर ट्यूबरक्लोसिस का, तो भी हम उसको बता सकते हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। तो हमारी PCR हो, दूसरी CV नाट होती है। CV नाट मतलब कार्ट्रिज बेस्ड सिस्टम है, ये कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड हमारा जो है ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम है हमारा एक। तो यहाँ पे हम लोग कार्ट्रिज यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे मशीन जो बनी हुई है CV नाट की मशीन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्ट्रिज यूज़ करते हैं। कार्ट्रिज में हम लोग सैंपल को फिल करते हैं, उसको बफर के साथ मिक्स करके, और फिर हम इसमें लोड कर देते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लेती है मशीनें, और 2 घंटे के बाद हमको रिजल्ट बता देती है कि इस सैंपल में जो है ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं कि नहीं है।
बस इसके साथ हमको जो है कि पीसीआर मेथड की बात करें, फिर सीवी नाट की बात करें, तो जैसे कि हम लोग जब कल्चर कर रहे थे तो हमको लगभग लगभग 2 हफ्ते का मिनिमम टाइम लग रहा था, मैक्सिमम 6 हफ्ते का भी लग रहा था। तो हमको क्या कहते थे, हमको पता करने में मतलब बैक्टीरिया है कि नहीं है, और उसकी जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, मतलब वो कहीं व्यक्ति मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में तो नहीं है, एमडीआर में तो नहीं है, तो उसका पता लगाने में भी लगभग लगभग हमको क्या कितना टाइम लग रहा था, कम से कम 2 महीने का, 2 हफ्ते का टाइम लग रहा था मिनिमम। लेकिन अगर सीवी नाट या पीसीआर की बात करें तो यहाँ हम लोग 2 घंटे में पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो है ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है, और जो ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट होता है वो भी लगभग हम 2 घंटे में यहाँ पता लगा सकते हैं। ठीक है, रिफेम्पिसिन जो हमारी मेडिसिन होती है वो मेन मेडिसिन होती है, जब ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं तो इसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं कई व्यक्ति जो होते हैं, तो उसकी हम लोग रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए भी इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, और 2 घंटे के अंदर हमको पता चल जाएगा। वहाँ 2 हफ्ते लग रहे थे, यहाँ 2 घंटे में पता चल जाता है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ी सी ये महंगी होती है हमारी, और इसके लिए भी लैब का सेटअप हमको चाहिए रहता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हमने कुछ एडवांस मेथड की बात कर ली, पीसीआर और सीवी नाट, जिससे कि थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को टीबी है कि नहीं है। अब देखो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग ईटीटी बोलते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी इसको बोला जाता है, जो कि लगभग 6 महीने का हमारा इसका कोर्स होता है। तो 6 महीने हम लोग उसको दवाई देते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या होता है, आइसोनाइजिडीज हमारी जो एक दवाई होती है, AINH हम लोग इसको बोलते हैं, और दूसरी रिफेम्पिसिन होती है हमारी, रिफेम्पिसिन होती है हमारी पायरिजिनाइमिडीज। ठीक है, एथेम्बुटोल होती है हमारी। तो मतलब एक 3-4 टाइप की हमारी दवाइयाँ होती हैं, इन चारों दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं। तो शुरू के 2 महीने ये चारों टाइप की दवाइयाँ हम लोग देते हैं। मतलब पहले क्या होता था, ये चारों टाइप की दवाइयाँ अलग अलग हम लोग को क्या मिलती थी दवाइयाँ। ठीक है, अलग अलग चारों दवाइयों का हमको खाना पड़ता था पहले के टाइम पे। ठीक है, अभी जो नई जो ट्रीटमेंट मेथड आई हुई है उसमें हम लोग एक ही मेडिसिन में हम लोगों ने चारों को कंबाइन कर दिया है। तो चारों को कंबाइन कर दिया है एक ही मेडिसिन के अंदर। तो इससे कि अगर व्यक्ति लगभग अगर उसके वेट के हिसाब से एक्चुअली हम लोग दवाई देते हैं, उसका वेट मान लेते हैं 50 kg है, तो उसको बोलेंगे कि दिन में आप 4 दवाइयाँ खाएंगे, 4 गोलियाँ खाएंगे। ठीक है, वेट अगर से उसका 60 kg है तो उसको बोलेंगे 5 गोलियाँ आप खा सकते हैं। तो एक गोली में ही हम लोगों ने चारों को मिक्स करके हम लोगों ने उसको बना दिया गया है। अभी पहले चारों की अलग अलग टैबलेट्स आती थी, लेकिन अभी जो है एक टैबलेट के अंदर ही सारी चीज़ें कर दी गई हैं, नई जो हमारी ट्रीटमेंट मेथड आई है। तो शुरू में क्या होता है कि इसका 6 महीने का जो फेज चलता है ट्रीटमेंट का, ठीक है, तो इसमें हम लोग को शुरू के जो 2 महीने होते हैं उसको हम लोग इंटेंसिव फेज बोलते हैं। इंटेंसिव फेज में क्या होता है, यहाँ पे हमारी चारों टाइप की दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं, और लास्ट के जो 4 महीने होते हैं हमारे उसको कंटिन्यूस फेज बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूएशन करते हैं हम लोग दवाइयों को। तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप की दवाइयाँ देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, INH देते हैं हम लोग यहाँ पे, और रिफेम्पिसिन हम लोग देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिफेम्पिसिन जो हम लोग देते हैं, यही रिफेम्पिसिन के प्रति ही हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं जब हम लोग लैब में चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही दवाई जो है फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक हमारी चलती है, और इसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है तो फिर हम लोग उसको अलग सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही है, इन दवाइयों के नाम याद कर लेंगे सब लोग, टीबी में जो दी जाती हैं। ठीक है, 6 महीने कोर्स चलता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है कि इस कोर्स को हम लोग यहाँ पे डॉट्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं, या फिर जब हम लोग बात करते हैं तो एक तो ATT के नाम से जानते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी, और दूसरे हम लोग डॉट्स की थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो डॉट्स में क्या होता है, इसमें हम लोग डॉट्स का जो फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सिस्टम, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, मतलब कि किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी जवाबदारी दी जाती है कि आपकी निगरानी में इस व्यक्ति को दवाई खिलानी है। जैसे गांव में बात करें तो जो आशा सहायिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि आपको हम 500 रुपये अलग से देंगे, बस इसको अपने हाथ से दवाई खिलानी है आपको। या फिर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि उसको दवाई खिला सकता है 6 महीने तक, तो जो पेशेंट होता है उसको 6 महीने दवाई खाने के लिए, उसको दवाई के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी खा सके, वो मान लेते हैं फल फ्रूट वगैरह, तो उसके लिए भी उसको पैसे दिए जाते हैं 6 महीने तक, लगभग 1000 रुपये महीने दिए जाते हैं उसको। और जो दवाई खिला रहा है उस व्यक्ति को, उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें लगभग 1000 रुपये दिए जाते हैं उस व्यक्ति को भी, 500 से लेकर के 1000। तो और जो ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, मतलब जो डायग्नोस कर रहा है उस व्यक्ति का, मान लो प्राइवेट में अगर कोई डायग्नोस करके उसको रेफर करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उस प्राइवेट में डायग्नोस करने वाले को भी हम लोग यहाँ पे लगभग 1000 रुपये के आसपास हम लोग देते हैं। तो जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसकी थेरेपी कैसे होती है, 6 महीने का कोर्स होता है, अवेयरनेस और उनकी दवाइयाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूरा। अभी देखो जो हमारा जो PDF है, इस PDF में हमने और भी कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि
इन पीडीएफ में हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है वो 2017 में ग्रुप 5 में पूछा गया था, दूसरा 2017 में पूछा गया था, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो 2025 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे एएफबी से रिलेटेड हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अभी जब पीडीएफ शेयर करूंगा मैं तो इन 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इनके आंसर्स इसके नीचे ही लिखे हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद 20 कुछ प्रैक्टिस के अपने एमसीक्यूज इसमें डाले हुए हैं पीडीएफ में, तो इन एमसीक्यूज को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में इसके आंसर लिखे हुए हैं, तो ये जब पीडीएफ शेयर करेंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सभी लोगों को। यदि कोई दिक्कत अगर से हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है 20% सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग एक्चुअली लैब में 20% सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अपनी नॉर्मली लैब में नहीं बनाया जाता है, वो हम लोग एक्चुअली उसको परचेज कर सकते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, उसको एक्चुअली मतलब 20% सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जो एक्वस जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है 100% उसको ही डाइल्यूट करके इसको बनाया जाता है हमारा। ठीक है, उसको 5 टाइम हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो 20% बन जाएगा। लेकिन जो है लैब में इसको बनाना बहुत रिस्की होता है और लैब में नॉर्मली इसको नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट 20% जो है परचेज करते हैं हम लोग लैब में। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, और फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड कर देंगे हम लोग। अभी कोई क्वेश्चन इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो पूछ सकता है, और जब तक मैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उसको ऊपर करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, है ना। मैं थोड़ा जब तक थोड़ा सा इसमें और चीज़ें अपन लोग देख लेते हैं क्या अपन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन खोल लेते हैं। तो एएफबी स्टैंडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, तो एएफबी स्टैंडिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, जील निल्सन स्टैंडिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी हमारा। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं प्रीवियस ईयर के, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई। तो हमने देखा हुआ कि कौन से बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बेसिलाई को ग्रो कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लोवेनस्टाइन जेनसन मीडिया का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट कोच इज अ वेस्ट नोन एज द। रॉबर्ट कोच को किस चीज़ से ज़्यादा जाना जाता है, तो वो हमारा है कि इन्होंने खोज करी थी हमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों का आंसर अपन लोगों ने देख लिए, इन तीनों का आंसर और लिखे भी हुए हैं। तो आपसे जितने भी हमारे जो पीडीएफ मिलेंगे सभी लोगों को, उन सब में इस टाइप की चीज़ें ऐड रहेंगी उस पर। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड रहेंगे, साथ में उसमें 20 नए एमसीक्यूज भी ऐड रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारी सारी चीज़ें चलने वाली हैं। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग ग्राम स्टैंडिंग की क्लास में। ठीक है।